गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेन ग्रोथ। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड हमारा थर्ड पॉइंट था ग्रेन ग्रोथ। इन रिकवरी हमने मटेरियल को क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर हमने मटेरियल को क्या किया था, हीटअप किया था, जिससे रिजल्ट में हमें क्या मिला, जो स्ट्रेसेस जनरेट हुई थी वो क्या हुई, रिलीव हुई। नेक्स्ट हमने रिक्रिस्टलाइजेशन किया था। रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, दैट मीन्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर हमने मटेरियल को हीट किया। उस केस में न्यू ग्रेन्स फॉर्म हुए। फिर हम ग्रेन ग्रोथ की बात करें। ग्रेन ग्रोथ के केस में क्या होता है कि जब हम मटेरियल को हीटअप करते हैं अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, देन जो ग्रेन साइज है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ग्रेन साइज इंक्रीज होने के बाद में क्या होता है, वो एक दूसरे में क्या हो जाती है, टेक ओवर कर लेती है। दिस इज द ग्रेन ग्रोथ। This is the third stage of annealing that follows recrystallization. Heating beyond recrystallization temperature range causes the size of the recrystallized grains to increase. इस केस में क्या होता है, जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर हम क्या करते हैं, मटेरियल को हीटअप करते हैं, देन जो ग्रेन साइज होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिक्रिस्टलाइजेशन का मीन्स जो एटम्स है उनको जो दोबारा एटम्स बनना, यानी कि जो ग्रेन्स है, न्यू ग्रेन्स क्रिएट होना, जनरेट होना, वो क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन। Grain growth lowers the energy of a solid because surface energy is associated with grain boundaries. That means जो ग्रेन ग्रोथ होता है उस केस में एनर्जी होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन्स जो उसके अनस्टेबल कंडीशन से वो क्या होता है, अपनी स्टेबल कंडीशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और जो सरफेस एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है, ग्रेन बाउंड्रीज। जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने क्या किया, जैसे एनीलिंग का मीन्स क्या है, हम हीटअप कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। ग्रेन साइज, जैसे हमने पहले 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने मटेरियल को हीटअप किया तो ग्रेन साइज हमें ये मिली। एंड देन नेक्स्ट हमने इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप किया तब हमें ग्रेन साइज ये मिली। एंड देन हम इसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप करेंगे तब हमें ग्रेन साइज ये मिली। दैट मीन्स जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ग्रेन साइज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर हम डिफॉर्मेशन डायग्राम देखें तो जब हमने मटेरियल को डिफॉर्म किया था तब ग्रेन साइज क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। बट एट ए पर्टिकुलर टाइम जो ग्रेन साइज होती है उसकी मैक्सिमम होती है, उसके बाद में जो ग्रेन साइज होती है वो क्या होती है, उसकी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाती है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एनहेंस दैट थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स which in turn facilitate the transfer of atoms across the interface from small to larger grains. That means जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 300 to 500, 500 to 700, तो उसकी जो थर्मल वाइब्रेशंस एटम्स के वो क्या होगी, एनहेंस मीन्स और करेक्ट होगी और सही होगी, विच इन टर्न्स फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ एटम्स अक्रॉस द इंटरफेस फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज ग्रेन्स। इस केस में क्या होगा, जो हमें ग्रेन साइज मिलेगी वो क्या मिलेगी, और लार्ज ग्रेन साइज हमें मिलेगी। A subsequent decrease in temperature slows down this process, but
डज नॉट रिवर्स इट। दैट मीन्स हम अगर टेम्परेचर उसको स्लो करेंगे तो हमें जो ग्रेन साइज है, जो प्रोसेस है वो स्लो होगा, बट हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तब ग्रेन साइज इंक्रीज हुई, और जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तब ग्रेन साइज डिक्रीज हो, तो वो क्या, वो रिवर्स नहीं हो सकता इस केस में। द ओनली वे टू डिक्रीज ग्रेन साइज यूज टू कोल्ड वर्किंग। दैट मीन्स अगर हमें जो ग्रेन साइज है वो डिक्रीज़ करनी है तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कोल्ड वर्क मेथड अप्लाई करना पड़ेगा और प्लास्टिक डिफॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने ग्रेन ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे, उस केस में हम जो ग्रेन साइज है हम उसका जो हीटअप कर रहे थे वो कौन सा कर रहे थे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर हम उसको क्या कर रहे थे, हीटअप कर रहे थे। तो इस केस में क्या होता है, जब टेम्परेचर हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर हीटअप करते हैं, तब उस केस में हम उसको रिवर्स नहीं लेके आ सकते। दैट मीन्स हम ग्रेन साइज इंक्रीज हो रही है तो ग्रेन साइज को डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर उसकी ग्रेन साइज को हमें डिक्रीज करना है तो उस केस में हमें कोल्ड वर्क और प्लास्टिक डिफॉर्म मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। The only way to decrease grain size is to cold work and plastically deform the existing grains and start new grains। That means हम प्लास्टिकली डिफॉर्म कर सकते हैं या फिर हम उस न्यू ग्रेन फॉर्म कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रेन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। एनिलिंग, जो ग्रेन ग्रोथ प्रोसेस है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एनिलिंग दैट मीन्स टेम्परेचर, एनिलिंग टेम्परेचर एंड टाइम, रेट ऑफ हीटिंग, इंसुलेट इंसोल्यूट इम्प्योरिटीज, एलोइंग एलिमेंट्स, रेट ऑफ कूलिंग, एक्सटेंट ऑफ इनिशियल डिफॉर्मेशन। दैट मीन्स आप खुद ही ये डिपेंडेंस निकाल सकते हो। दैट मीन्स जब आप मटेरियल को हीटअप कर रहे थे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अबव, तो इसे हम क्या कहते थे, एनीलिंग ही तो हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एनीलिंग टेम्परेचर। हमने बात की थी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बारे में मैंने बताया था कि 1 आवर में 50% मटेरियल रिक्रिस्टलाइजेशन होना क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एनीलिंग टेम्परेचर एंड टाइम। रेट ऑफ हीटिंग, ऑब्वियसली रेट ऑफ हीटिंग पर भी डिपेंड करेगा। एलोइंग एलिमेंट्स पर भी डिपेंड करेगा, कौन से हम एलिमेंट्स एलोई एलिमेंट्स कंसिडर किए हैं। रेट ऑफ कूलिंग पे भी डिपेंड करेगा। एक्सटेंट ऑफ इनिशियल डिफॉर्मेशन, जब हम इनिशियल डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस केस में भी वो डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि सपोज ये क्या है, ग्रेन्स है। ग्रेन्स है तो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रेन्स बाउंड्रीज कितनी है, एरिया बहुत ज़्यादा है ग्रेन्स बाउंड्रीज का। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, ग्रेन ग्रोथ इंक्रीज हुआ। ग्रेन ग्रोथ इंक्रीज हुआ तो हमें यहाँ से ग्रेन बाउंड्रीज भी कम मिली। आप देख सकते हो यहाँ पर देखो ग्रेन बाउंड्रीज, जो ये बाउंड्री बन रही है बीच बीच में, ये क्या है, ग्रेन बाउंड्रीज। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ग्रेन बाउंड्रीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई। यहाँ पर कुछ ही ग्रेन बाउंड्रीज बची है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ये है, इसको अगर हीटअप करेंगे तो ग्रेन बाउंड्रीज ऐसे बनेंगी। पार्टिकल कोर्सिंग है तो अगर इसको हीटअप करेंगे तो इसकी ग्रेन बाउंड्रीज ऐसे बनेंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग प्रोसेस। मैंने आपको कल बताया था हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, मटेरियल को हीटअप करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर। तो उसके कुछ एडवांटेजेस है वो जो हम पढ़ लेते हैं। पोरोसिटी इन द मेटल इज लार्जली एलिमिनेटेड ड्यू टू द प्रेसिंग टुगेदर ऑफ कैविटीज।
कैविटीज क्रॉस। ठीक है, तो आप लोगों ने जब पढ़ा होगा कि हम हॉट वर्किंग कौन से केस में करते हैं, जब जो मेटल्स है उनमें जो पोरोसिटी है उनको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उनकी जो कैविटीज़ है उनको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। दैट मीन्स जब मटेरियल हीटअप होगा तो वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, सॉफ्ट होगा तो उसमें जो कैविटीज़ वगैरह वो क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। कैविटीज़ क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। जैसे ड्यू टू द प्रेसिंग टुगेदर ऑफ कैविटीज क्रैक्स। दैट मीन्स जो क्रैक्स कैविटीज जो बन रहे हैं वो क्या हो रही है, रिमूव हो रहे हैं। एंड ब्लो होल्स बाय द प्रेशर यूज्ड इन हॉट वर्किंग। दैट मीन्स हॉट वर्किंग के केस में जो एडवांटेज है वो क्या है हमारे पास में, ब्लो होल्स प्रेशर एंड क्रैक्स कैविटीज़, इन सबको क्या कर रहे हैं हम, प्रेसिंग कर रहे हैं, टुगेदर प्रेसिंग कर रहे हैं। तो उस केस में जो हमें हॉट वर्किंग है वो क्या हो रही है, बेनिफिशियल हो रही है। इम्प्योरिटीज़ आर स्क्वीज्ड इनटू फाइबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मास। दैट मीन्स इस केस में क्या हो रहा है कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्या हो रही है, स्क्वीज हो रही है फाइबर्स की फॉर्म में और डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओवर द मास, यानी दैट मीन्स ओवरऑल जो मास है यानी कि मटेरियल है उस पर क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एज द वर्किंग टेम्परेचर इज अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर in hot working there is grain refinement due to breaking up of grains into smaller क्रिस्टल्स। दैट मीन्स हॉट वर्किंग की कंडीशन क्या थी कि जब हम जो वर्किंग टेम्परेचर है वो क्या रखें, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो इस केस में जो हॉट वर्किंग है उस केस में जो ग्रेन रिफाइनमेंट है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और जो ग्रेन रिफाइनमेंट है वो ब्रेक हो रहा है ग्रेन्स की फॉर्म में, यानी कि जो स्मॉलेस्ट क्रिस्टल है उसकी फॉर्म में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। लिमिटेशंस, अब इसकी लिमिटेशंस भी होती है। limitations of hot working due to rapid oxidization and scaling of the surface of the metal at high temperatures, a poor surface finish of final product is obtained. That means हम जब rapidly जब हम हाई टेम्परेचर रखेंगे यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर रखेंगे, उस केस में जो हमें सरफेस मिलेगी वो क्या मिलेगी, पुअर सरफेस मिलेगी। दैट मीन्स रफ सरफेस मिलेगी, फाइन सरफेस फिनिशिंग सरफेस हमें नहीं मिलेगी। और उस केस में जो ऑक्सीडाइजेशन होता है वो क्या होता है, रैपिडली ऑक्सीडाइजेशन होता है। अगर रैपिडली ऑक्सीडाइजेशन होता है तो सरफेस पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। Close dimensional tolerances cannot be maintained due to poor surface texture. That means उस केस में जो डायमेंशन है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जब सरफेस हमें पुअर सरफेस मिल रही है, रफ सरफेस मिल रही है, तो उस केस में जो टॉलरेंसेज है डायमेंशंस के वो क्या मिल रहे हैं, हमें क्लोज मिल रहे हैं, हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट द इक्विपमेंट यूज्ड टू विदस्टैंड बाय high temperature operations like rolling, drop forging etc is very expensive. The process is costly. That means जब हम हाई टेम्परेचर करेंगे, मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर हीटअप करेंगे, तो उस एनीलिंग करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो हमें हाई टप करना, तो उसके से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इक्विपमेंट जैसे ऑपरेशंस होते हैं, रोलिंग ऑपरेशन होता है, ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशन होता है। ये आप लोग कास्टिंग में आगे नेक्स्ट 4th सेमेस्टर में ये आपके सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो जब आप हीटअप करोगे इसको या एनीलिंग करोगे हाई टेम्परेचर पे, तो इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इस केस में ये जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, वेरी एक्सपेंसिव हो गई। दैट मीन्स कॉस्टली ऑपरेशन रहेगा।